अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करनी है स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज भी हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ तो आज थोड़ी मुख्तसर हैं लेकिन बहुत हॉरर और इंटरेस्टिंग हैं। आप लोग स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। पहली स्टोरी जो हमें उस्मान ने लाहौर से भेजी है। दूसरी स्टोरी जो हमें अली हैदर ने अड़ंकेल कश्मीर से भेजी है। और तीसरी स्टोरी जो कि एक एडवोकेट साहब हैं नौशहरा से भेजी है। बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मैंने आपकी रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी हैं जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूं। ये वाक़या हमारे साथ इसी साल पेश आया। हमारे घर में से एक बंदे की जान भी जा चुकी है इस वाक़े की वजह से। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं आपको जो स्टोरी भेज रहा हूं मैं अकेले बैठ के नहीं सुना सकता था। मेरी फैमिली मेरे साथ इर्द गिर्द बैठी है। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले साल मेरे वालिद साहब को गवर्नमेंट जॉब की तरफ से एक क्वार्टर मिला था जहां हम लोगों ने रहना था। उस क्वार्टर की हालत बहुत ख़राब थी। आप यकीन करें कि वो इंसानों का मस्कन नहीं लगती थी जगह। ऐसा लगता था ये किसी और मखलूक का मस्कन है। हमने उस घर की मरम्मत की, सफाई की, काफ़ी हम लोगों ने साफ़ कर दिया था उस घर को। लेकिन उस घर में से एक वहशत आती थी। आप मानेंगे नहीं कि उस घर में जब हम लोग एंटर होते थे तो हमें एक खौफ की लहर आती थी। बाकायदा हमारे जिस्म से एक लहर उठती थी जो लगता था कोई चीज़ हमें क्रॉस करके गई है। बहरहाल हम उस घर में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उस घर में से हम लोगों को कुछ आवाज़ें आने लगी आधी रात को। उस क्वार्टर में ऊपर एक स्टोर रूम था जहाँ काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ था सरकारी मुलाजमों का, जो शायद बहुत पहले रहते थे यहाँ पे, या यहाँ पे कोई ट्रेनिंग वगैरह लेते थे तो उनका कुछ सामान था, दफ्तरी सामान। उस स्टोर रूम में कोई नहीं जाता था, ना वो हमारी किसी ज़रूरत का था। लेकिन रात को अक्सर 3 बजे के दरमियान में वहाँ पे आवाज़ें आना शुरू होती थी और सुबह 4-5 बजे तक आती थी। और कई मरतबा तो रात 12 बजे ही ये सिलसिला शुरू हो जाता था जब सर्दियों के दिन होते थे। एक दिन हमारे एक रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे। वो हमारे गाँव के ही थे, हमारे बहुत अजीज़ थे। वो शाम को आए और हमारे साथ काफ़ी देर उन्होंने गपशप की, खाना वगैरह खाया और नीचे ही बैठे रहे। जब उनका सोने का टाइम था तो हमने उनको वही कमरा ऊपर वाला दिया, क्योंकि अभी तक तो हमें इतना कोई यकीन नहीं था कि वहाँ पर कुछ है। हम लोग इसे वहम में ही ले रहे थे। लेकिन उस घर में, उस कमरे में बहुत पुरस्रारियत थी। मेरी बड़ी बहन ने उस कमरे में उनका बिस्तरा लगा दिया। वो वहाँ पर रात को लेट गए। कुछ देर तो हम भी उनके साथ बैठे रहे। फिर उसके बाद जब हम नीचे आ गए तो उनकी रात को 2 बजे चीखों की आवाज़ आने लगी। हम उनके पास भागते हुए ऊपर गए और हमने देखा तो वो ज़मीन पे पड़े हुए, उनकी आंखों के ये जो डेले होते हैं ये समझ लें ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे अभी बाहर निकल जाएंगे। उनकी आंखें लाल सुर्ख जैसे फटने को आ रही हैं। होश उनका एक तरफ से अटका हुआ था, सांस उनसे ली नहीं जा रही थी और वो बहुत घबराए हुए थे। हम लोगों ने उनको होश में लाने के लिए काफ़ी उनको सहारा दिया, उनके ऊपर दुआएं पढ़ी, आयात पढ़ी, उनको नीचे लेकर आए। फिर उनको काफ़ी देर बाद होश आया। पहले तो वो काफ़ी देर बेहोश रहे। जब होश में आए तो बहुत बुखार था। वो कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था और मैं अपने मोबाइल पे फेसबुक यूज़ कर रहा था कि अचानक मुझे नज़र आया सामने दीवार पे ना कोई चीज़ खड़ी हुई है। क्योंकि मोबाइल की रोशनी जब आंखों के आगे और कमरे में अंधेरा हो तो पीछे की चीज़ वाज़े नज़र नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने फिर भी उस चीज़ को देख लिया था। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नीचे किया तो वो चीज़ गायब हो गई। मैंने इसे थोड़ा सा अपना वहम समझा। फिर मैंने दोबारा मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी तो मुझे वो चीज़ फिर नज़र आने लगी। अब तो ये कंफर्म हो गया था कि वाकई वहाँ पे कोई चीज़ है। मैंने उसे बार बार लाइट मार के देखने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने मोबाइल रखा, नीचे सोने की कोशिश की, 5 से 10 मिनट के बाद ना एक भारी भरकम चीज़ मेरे ऊपर फेंकी गई जो बाकायदा मेरी चारपाई पे मेरे ऊपर आके गिरी। और जब मैंने मोबाइल की लाइट उठा कर देखा ये क्या चीज़ है, एहसन भाई जब उन्होंने हमें ये बताया हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, जैसे कि पता नहीं हमारी उस टाइम क्या हालत होने लगी थी। वो कहते हैं कि जब मैंने लाइट पूरी तरह से मार के देखी तो एक मैयत थी जो कि कफन में लिपटी हुई थी और दरमियाने साइज़ की थी, जो कि शायद उसी चीज़ ने उठा के मेरे ऊपर फेंकी थी। उफ़, मैंने दौड़ लगाई चारपाई से और जाके जैसे ही स्विच ऑन किया, क्योंकि कमरा बंद था, अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मैंने लाइट ऑन ही की तो मेरी नज़र पड़ती है सामने कोने में एक बाबा सा खड़ा हुआ है बड़ी गंदी हालत में,
बुज़ुर्ग है, बहुत गंदी हालत में, गंदे दांत, उसके गंदी स्माइल, आँखों का हाल बेड़ा गर्क हुआ हुआ उसका, और बड़ी ही ऐसे जैसे उसको किसी ने मार मार के उसका हशर बिगाड़ दिया हो। लेकिन उसकी कद छत के पास जाके लग रही थी, इतना लंबी हाइट का वो बंदा था। और जब मैंने चारपाई की तरफ देखा तो वो कफन में लिपटी हुई एक लाश थी, जिसको सर की तरफ से भी बांधा हुआ था और पैरों की तरफ से भी, जो कि उसने मेरे ऊपर फेंकी थी। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था और इशारा कर रहा था उस लाश की तरफ जो मैयत उसने मेरे ऊपर फेंकी थी। तो उसके बाद मेरी चीखें निकली और मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ नहीं याद। फिर मेरे वालिद साहब ने काफ़ी घर वालों को मना किया कि यार मैंने तुम लोगों को मना किया था उस छत की तरफ जो आवाज़ें आती हैं ना जाया करो, तुम लोगों ने इनको वहीं पे सुला दिया। मैं कह भी रहा था वो जगह ठीक नहीं है। तो हमारे वो रिश्तेदार भी गुस्सा हो गए कि यार तुम लोगों को पता था वहाँ पे ये कोई मसले मसाइल हैं, तुमने फिर भी मुझे वहाँ सुलाया, मेरी जगह वहाँ बनाई। तो वो काफ़ी ज़्यादा हमसे गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, और वो आधी रात को उठ के वहाँ से चले गए हमारे घर से कि मैंने यहाँ नहीं रहना। और वो नाराज़ होकर चले गए वहाँ से। हमने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। घर पहुंचकर जब उन लोगों ने हमें कॉल की कि मैं पहुंच चुका हूँ, तो हम भी इत्मीनान में आ गए कि ठीक है, खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। हसन भाई, उसके बाद हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा मसले होने लगे। छत से आवाज़ें रात को आती थी जैसे कोई रेस लगा रहे, बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। बहुत सी आवाज़ें आती थी जैसे बच्चे, बंदे, औरतें, पता नहीं कौन छत पे क्या करें, एक महफिल सजी हुई है जैसे। और उस कमरे से तो रात को बर्तनों की आवाज़ें आती थी, बर्तन गिरने की, बर्तन टूटने की, जबकि उस कमरे में कोई बर्तन नहीं थे, सिर्फ किताबें और कुछ पुराना दफ्तरी सामान पड़ा हुआ था जो कि सन 70-80 के ज़माने से पड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत कदीमी क्वार्टर थे ये। अब जब ये मसले हमारे साथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे तो मेरी अम्मी ने ये फ़ैसला किया जो ऊपर जाने वाला रास्ता है उसे हम मुकम्मल बंद कर देते हैं, वहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं होगा। और अगले दिन ही हम लोगों ने उस जगह पर एक ताला लगवा दिया मुकम्मल तौर पर कि अब कोई ऊपर नहीं जाएगा। फिर हम लोग नीचे रहने लगे। वो आवाज़ें वैसे ही आती थी, हमें पता तो था कि ऊपर मसले मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आती कभी भी। तो हम लोग वहाँ पे रहने लगे। 6 महीने गुजरने के बाद मामलात इतनी तेज़ी से बढ़ने लगे कि वो चीज़ें अब जो सामान थी नीचे फेंकने लगी थी। वो किताबें और वो जो भी सामान था, फाइलें वगैरह, वो मोटी मोटी किताबें ज़ोर ज़ोर से रात को हमारे घर में नीचे फेंकी जाती थी और बहुत शोर मचाया जाता था जैसे उन्हें हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ़ हो। मेरे बाबा फ़ौरन डिसाइड करते हैं कि अब हमने यहाँ नहीं रहना। हम लोग फ़ौरन घर तलाश करने शुरू कर देते हैं, जबकि ये घर तो हमारा फ्री में था, सरकारी क्वार्टर था। अब हमारी जान पे बन चुकी थी कि अब हमें पैसों से रेंट पे घर लेना पड़ा। फिर हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और हम लोगों से जो भी कुछ हो सकता था हमने उस घर में पढ़ाई की, हर कुछ करवाया, लेकिन वो चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिफ्टिंग के बाद हम लोग मुकम्मल तौर पे हर चीज़ अपना वहाँ से खाली करके यहाँ आ गए। तो कुछ अरसे बाद पता चला कि जो हमारे रिश्तेदार आए थे, जब हमारे अब्बू गांव गए तो पता चला कि वो जो रिश्तेदार आए थे दूर के, वो लोग बहुत बीमार हैं वहाँ पे। पूरे घर में उनको ना बीमारी फैली हुई है और एक तरह से कोई बीमारी थी। और कहा जाता है कि जिस रात वो हमारे घर से गए थे उसी रात से उनके साथ मसले शुरू हो गए थे और बड़ी तकलीफ़ उन्होंने गुजारी है और उनके घर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एहसन भाई, बड़े अफसोस की बात हमारे लिए ये थी कि जब मेरे वालिद साहब गाँव गए थे तो उनकी बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही थी जो हमारे घर आए थे। उनकी सेहत को इतना असर पड़ चुका था उस चीज़ से कि वो मज़ीद सरवाइव नहीं कर सके और वो अपनी जान गंवा बैठे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। फिर उसके बाद हम लोगों ने कई दफ़ा पता करवाया कि उस घर में अभी भी मसले हैं, तो कहा जाता है कि सरकारी तौर पे उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है, पूरे घर को। वहाँ कोई नहीं रहता और किसी को रहने की इजाज़त नहीं है। तो ये एक मेरी स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है और मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं एक पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। मेरा काम होता है बिल्डिंग्स का नक्शा बनाना और उनको तामीर करवाना। मैं एक इंजीनियर भी हूँ। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे घर वगैरह भी बनाता हूँ। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नीलम वैली वाली साइड पे, जो कि एक काफ़ी वीरान इलाका है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट दिन में आते हैं और चले जाते हैं। वहाँ पे कोई होटल नहीं है, यानी कि आप किसी होटल में स्टे नहीं वहाँ कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अब तक कोई होटल नहीं बना। लेकिन अब एक होटल बनने जा रहा है जिसको मैंने आर्किटेक्ट किया है और उसके बाद डिज़ाइन भी मेरा है और बना भी मैं रहा हूँ। मैं पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ। ज़मीन से लेकर अब यहाँ तक मैंने इसको पहुँचा दिया है कि इसकी इमारत पूरी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह गया है।
احسن بھائی، یہ آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، جو پچھلا دسمبر تھا۔ میری سخت سردی تھی اور میری وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور بہت سخت سردی تھی۔ میں نے رات بھی وہیں پہ گزارنی ہوتی تھی۔ -18-17 کا ٹیمپریچر چل رہا تھا اور وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اس دن مزدور بھی چھٹی پر چلے گئے تھے۔ عموماً میرے ساتھ 2 مزدور رہا کرتے تھے، لیکن اس رات انہیں بھی جانا پڑ گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اکیلا میں یہاں پہ اتنے ٹائم سے رہ رہا ہوں، پہلے بھی رہ چکا ہوں، دن میں بھی رہ چکا ہوں، تو کوئی مسئلہ والی بات تو ہے نہیں۔ تو میں نے اس رات فیصلہ کر لیا کہ میں آج رات یہاں ہی گزار لوں گا اکیلے۔ احسن بھائی، میں 2-3 بجے کے درمیان اپنے روم سے اٹھ کے پانی کے لیے باہر آیا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اتنی سردی ہوتی ہے، پانی جم چکا ہوتا ہے۔ ہمیں پانی کو تھوڑا سا پگھلانا پڑتا ہے پینے کے لیے، پھر اس کو ہم گرم کر کے اور پھر مکس کر کے پیتے ہیں۔ میں جب پانی لینے کے لیے باہر کچن والی سائڈ پہ آیا ہوں تو احسن بھائی مجھے سامنے نظر آتا ہے کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور 3 بچے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پہ جیسے کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں۔ ان کے کوئی جسامت نہیں تھی، کوئی جسم نہیں تھا، وہ صرف مجھے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ایک ڈر سا تھا، جیسے وہ مجھے بڑی ہی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھیں جھپٹتا ہی ہوں تو وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک نینو سیکنڈ کا میرا صرف آئی بلنک ہوا ہے اور وہ میری آنکھوں سے بالکل روپوش ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ میں دن بھر کا تھکا ٹوٹا ہوا تھا اور مجھے لگا کہ شاید یہ میری تھکاوٹ کی وجہ سے میرا وہم ہوگا۔ میں پانی لے کر اپنے روم میں چلا جاتا ہوں اور میں اپنی کچھ فائلز وغیرہ دیکھنے لگتا ہوں جو میں نے آگے کام کرنا تھا۔ میں اسی میں مصروف ہوتا ہوں کہ اچانک مجھے باہر سے پھر سے ایک آواز آتی ہے۔ میں دروازہ کھول کر جب باہر جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں ادھر ادھر لائٹس بھی آن کر دیتا ہوں، پھر سے دیکھتا ہوں وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ میں پھر اپنا وہم سمجھ کر کے، شاید وہ جو پہلے میں نے اپنے دماغ پہ سوار کیا اس کی وجہ سے یہ بھی میرا وہم ہو، میں اپنے کمرے میں آ گیا اور میں اپنی فائلز واپس دیکھنے لگا۔ پھر سے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اب باقاعدہ مجھے آواز آتی ہے جیسے کہ کوئی برتن گرا ہے، جیسے کوئی چمچ گرنے کی یا چھری گرنے کی آواز آتی ہے۔ جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ گلاس نیچے گرا ہوا تھا، جو کہ ایک لوہے کا گلاس تھا۔ میں دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوا اور مجھے ڈر بھی لگنے لگ گیا تھا کہ سچ میں کہیں وہ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے نظر آیا تھا، فیل ہوا تھا، کہیں یہ وہی چیزیں تو نہیں ہیں، سچ میں تو یہاں پہ کوئی چیز نہیں آ گئی۔ جگہ ایسی تھی، وہاں پہ نہ تو سگنل تھے اور دور دراز تک وہاں پہ رات کو جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور میرے پاس چاہ کے بھی کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں باہر بھاگ سکوں، کیونکہ باہر ایک قہر کی سردی تھی، خون جما دینے والی۔ میں اپنے روم میں اندر آ کے بیٹھ کے ساری لائٹس آن کر دیتا ہوں اور اپنا دروازے کو بند کر کے اندر بیٹھ جاتا ہوں۔ احسن بھائی، 2 منٹ گزرنے کے بعد میرا دروازہ زور زور سے بجنے لگتا ہے، اور وہ دروازہ ایسا بجتا ہے جیسے بہت سارے ہاتھ ہیں وہ دروازے کو بجا رہے ہیں، حد سے زیادہ لوگ جیسے ایک دروازے کو بجا رہے ہیں، اس طرح کی آوازیں تھی۔ میری وہاں پہ چیخیں نکلنے لگی اور میں بار بار چیخیں مارتا رہا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے، اور آگے سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، صرف دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری وہاں پہ اتنی حالت خراب ہو گئی کہ میں نے اپنے موبائل میں جو آیات وغیرہ تھی وہ لگا لی، مجھے جو خود پڑھائی آتی تھی میں نے وہ پڑھائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اب ٹائم رات کے 3:30-4 بج چکے تھے۔ میرے اس ہوٹل کے آس پاس آرمی کی چیک پوسٹیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ میں 4 بجے اپنے اس گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلتا ہوں۔ اس ہوٹل کو میں جب کافی آگے آ جاتا ہوں کراس کر کے، تو مجھے وہاں پہ ایک فوجی ملتا ہے جو کہ ایک چوکی پہ موجود تھا، اور اس کے سامنے ہی دوسری چوکی تھی، وہاں پہ وہ موجود تھا، اور بیک سائڈ پہ LOC تھی اور دوسری طرف انڈیا ہے۔ تو اس آرمی والے کے ساتھ بیٹھ کے کافی گپ شپ ہوئی، کچھ اس نے ہمیں اپنے قصے سنائے جو اس کی زندگی میں یہاں پہ جنات نے کیے، کچھ میں نے اسے سنائے کہ میرے ساتھ آج کیا کیا ہوتا رہے۔ اور جب صبح ہو گئی تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور جب میں واپس اس گیسٹ ہاؤس ہوٹل میں آتا ہوں تو وہاں پہ مزدوروں کی ٹیم آئی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنا روزمرہ کے حساب سے کام شروع کیا، اور شام کو اندھیرا ہونے سے پہلے سب اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے۔ احسن بھائی، آج 6 مہینے اس بات کو ہو گئے ہیں اور میں ابھی تک یہ حادثہ نہیں بھول سکا جو بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ میں آپ کو یہ سٹوری جب بھیج رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری سٹوری پسند آئے گی۔ تو بہت شکریہ یار، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے لسنرز کو بھی پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی تیسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم بیٹا، میں ایک پیشے سے ایڈوکیٹ ہوں اور میری 50+ ایج ہے۔ میرا نام ظاہر نہ کرنا، میرا تعلق نوشہرہ سے ہے۔ یہ بات
1995 की है। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था एफएससी का, मेरे घर में ऊपर एक कमरा था जिसमें मेरा कज़न सोता था। उसी के साथ आगे 2 और कमरे थे जिसमें मेरा एक और कज़न सोता था, और एक कमरा आखिर में जो था वहाँ मैं सोता था। मैं रात को अक्सर पढ़ाई कर रहा होता था क्योंकि वो ऐसा ज़माना था, कोई और एक्टिविटी नहीं थी, पढ़ाई पे उस वक्त फोकस किया जाता था और मैं देर रात तक पढ़ता रहता था। एक रात पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक छत से आवाज़ आने लगी, जैसे बहुत सारी बकरियां भाग रही हों छत पे, या कोई कुत्ते बिल्लियां हों जो रेस लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में छत पे भाग रहे हों। शुरू में तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई थी कि ये शायद कोई और ही मखलूक है। अब वो चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा तंग करने लग गई थी कि एक दिन गुस्से में आके मैंने उठ कर देखा कि यार कौन हो तुम लोग और क्यों मुझे तंग कर रहे हो। तो आगे से कोई जवाब तो नहीं आता, लेकिन उन चीज़ों की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। अब मैं थोड़ा डर गया था। अब मैं वहाँ पे पढ़ाई भी करता था और रोज़ रात को वहाँ पे मैं आवाज़ें सुनता था। मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होने लग गया था कि मेरा दिमाग उनकी तरफ था। मैंने अपने घर में सबको बताया, वालिद साहब को बताया, तो जब उन्होंने ये चीज़ महसूस की उन्होंने मुझे मना किया तुम ऊपर ना सोना। और शायद मेरे जो कज़न थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उन्हें भी शायद मना कर दिया था कि ऊपर वाले कमरों में नहीं सोना, नीचे आ जाओ। वो आवाज़ों का सिलसिला अब इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारे पूरे घर को रोज़ आवाज़ें आती थी। एक दिन मेरे वालिद साहब बाथरूम गए रात को। उनको आगे से मेरा हमशक्ल एक इंसान मिलता है जो उनसे कोई बात कहता है। मुझे ये तो नहीं याद कि उन्होंने क्या कहा था मेरे वालिद साहब से, लेकिन मेरे वालिद साहब का कहना है कि मुझे तुम्हारा हमशक्ल रात को बाथरूम के बाहर नज़र आया था। वो अक्सर जब रात को बाथरूम जाते थे तो उनको मेरा हमशक्ल अक्सर नज़र आता था, लेकिन ये बात वो नहीं जानते थे, ना मैं जानता था कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो कंफर्म हो गया कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा असरात हैं। उन चीज़ों ने हमें इतना तंग किया और शायद वो चाहती थी हम उस घर से निकलें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उसी घर में रह रहे हैं। हमने उस घर में 3री मंजिल भी चढ़ा दी है, अब 3rd फ्लोर भी आ चुका है। चूँकि अब हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा तादाद है लोगों की, तो वो चीज़ें अब हमें तंग नहीं करती। लेकिन कोई मेहमान अगर आता है, कोई बाहर का बंदा, और उन कमरों में अगर वो सोता है तो उसको ज़रूर वो डराती हैं और तंग करती हैं, बहुत डराती हैं और बहुत तंग करती हैं। नया बंदा वहाँ पे आराम से रात नहीं गुजार सकता। तो ये मेरा एक किस्सा था। मैंने बड़े प्यार से आपकी वीडियो सुनी तो सोचा आपसे ये शेयर कर दूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरा नौशहरा से ताल्लुक़ है और मेरा नाम ज़ाहिर मत कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया अंकल, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ लिसनर्स को अच्छी लगेगी आज की स्टोरीज़। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।